नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। दिल्ली एनसीआर में लगातार झमाझम बारिश हो रही है, मौसम का मिजाज बदल गया है और ये देखिए ट्रैफिक जाम की ये तस्वीर, लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं हम, सीधी तस्वीर। कई जगहों पर ट्रैफिक जाम की समस्या है, ट्रैफिक की समस्या है। बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश हो रही है। बारिश से कई जगहों पर जल भराव की स्थिति बन गई है। बारिश से तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है। फिलहाल बारिश ने सबकी परेशानी बढ़ा दी है, क्योंकि लगभग 9 बजे का वक्त हो रहा है और ऐसे में हर कोई अपने दफ्तर की ओर बढ़ता है, हर कोई अपने दफ्तर जाता है। ये समय बहुत ही ज्यादा पीक होता है और इस टाइम पर ही आप देखिए कि आखिर किस तरीके से ट्रैफिक की समस्या, जल भराव की वजह से रफ्तार गाड़ियों की धीमी हो गई है। गाड़ियां धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। तेज बारिश हो रही है, झमाझम बारिश हो रही है। दिल्ली एनसीआर में रात से ही बारिश हो रही है लगातार और ऐसे में कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति है। पानी ही पानी है। कई गलियां ऐसी हैं जहां पर आप जहां तक नजर दौड़ाएंगे वहां तक आपको सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। तो ऐसे में बहुत ज्यादा परेशानी कुछ लोगों को हो रही है, लेकिन जो लोग घर बैठे हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा समय है ये। तो 3 तस्वीर आपको अब हम दिखा रहे हैं। एक इंडिया गेट की तस्वीर, दूसरी तस्वीर ग्रेटर कैलाश 2 की तस्वीर है और आपको ये तीसरी तस्वीर दिखा रहे हैं प्रहलादपुर की। तो 3 तस्वीर, तीनों ही तस्वीर में आप देखिए झमाझम बारिश हो रही है। इंडिया गेट पर नजारा ही अलग है, बहुत खूबसूरत नजारा है ये, जहां तेज बारिश हो रही है इंडिया गेट पर। और ग्रेटर कैलाश 2 की तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीर तो सुबह की है, लेकिन क्योंकि इतना अंधेरा छाया हुआ है तेज बारिश की वजह से और काले बादलों की वजह से, तो ऐसे में लोग अपनी गाड़ियों की लाइट ऑन करके ही आगे बढ़ रहे हैं, सड़कों पर उतरे हैं। और तीसरी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं प्रहलादपुर की। तो लगातार तस्वीरों के बाद अब ये सीधी तस्वीर, आपको लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं दिल्ली से, जहां पर डीएनडी पर तो जाम है ही, लेकिन दिल्ली के वो हॉट एरियाज, हॉटस्पॉट जहां से रोजाना आना जाना होता है लोगों का, वहां पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक की समस्या है। ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए भी यहाँ पर तमाम कर्मी तैनात हैं, लेकिन बावजूद इसके गाड़ियों की रफ्तार क्योंकि धीमी हो गई है, धीरे धीरे गाड़ियां आगे बढ़ रही हैं, इसलिए थोड़ी देरी हो रही है। कई जगहों पर जल भराव की स्थिति हो गई है। कई जगहों पर अगर हम देखें तो सड़कें धंस गई हैं। तो बहुत सारी ऐसी गाड़ियां हैं जो किसी गड्ढे में ना फंस जाए इसके डर से कोने से ही धीरे धीरे निकल रही हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं दिल्ली से, सीधी तस्वीर। बारिश के बाद जो हाल राजधानी की हो जाती है वो आप देख सकते हैं इन लाइव तस्वीरों में। तो दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश हो रही है, कई जगहों पर जल भराव की स्थिति बनी हुई है और इसके साथ ही जो लोग हैं वो इस सोच में हैं कि आखिर जाएं तो जाएं कहाँ, क्या करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर एक तरह से देखा जाए तो बारिश हो रही है और बारिश के बाद परेशानी तो बढ़ जाती है। हालांकि नगर निगम की तरफ से दावे तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन नगर निगम की भी पोल खुलती नजर आ रही है बारिश के बाद, कई जगह जल जमाव की स्थिति के बाद। तो बारिश में आप देखिए कि आखिर कैसे लोग घरों से निकलने को मजबूर हैं। कई जगहों पर जल भराव की स्थिति है। मौसम विभाग ने हालांकि पहले ही ये जानकारी दे दी थी, ये संभावना जताई थी कि तेज बारिश होगी, इसीलिए घर के बाहर तभी निकले जब बहुत ज्यादा जरूरी हो।
तो मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। अगले 2 घंटे में एनसीआर में बारिश का अलर्ट है। फरीदाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में चलेंगी तेज हवाएं। मेरठ, मोदीनगर, हापुड़, बुलंदशहर में भारी बारिश का अलर्ट है। आसपास के क्षेत्रों में 20 से 40 किलोमीटर रफ्तार से चलेंगी हवाएं। तो आसपास के क्षेत्रों में 20 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से ही हवाएं चलेंगी। दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश होगी। अगले 2 घंटे दिल्ली एनसीआर के लिए बेहद ही ज्यादा सेंसिटिव साबित हो सकते हैं, क्योंकि मेरठ, मोदीनगर, हापुड़, बुलंदशहर में बारिश होगी और इसको देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दी है। अगले 2 घंटों में एनसीआर में बारिश का अलर्ट है। फरीदाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में तेज हवाएं चलेंगी। सीधी तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं कि तेज बारिश हो रही है। तो दूसरी तरफ मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी कर दी गई है। तो 3 तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। इंडिया गेट की तस्वीर, ग्रेटर कैलाश की तस्वीर और प्रहलादपुर की तस्वीर। तीनों में ही तेज बारिश हो रही है। बारिश से तापमान में गिरावट है और आप देख सकते हैं लगातार मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी भी जारी कर दी गई है। तो वही अयोध्या में 6 दिन का दीपोत्सव होगा और इसके साथ ही 1 नवंबर से 6 नवंबर तक प्रांतीकृत दीपोत्सव चलेगा। 3 नवंबर को दीपोत्सव का आयोजन होगा। 3 नवंबर को प्रधानमंत्री का अयोध्या दौरा प्रस्तावित है। 15 सितंबर को डीएम अनुज कुमार झा बैठक करेंगे। तो 3 नवंबर को प्रधानमंत्री का अयोध्या दौरा प्रस्तावित है। 15 सितंबर को डीएम अनुज कुमार झा बैठक करेंगे। अयोध्या में 6 दिन का होगा दीपोत्सव का आयोजन। खबर कानपुर से, जहां 2 बड़े हॉस्पिटल के प्रबंधन पर एफआईआर दर्ज किया गया है। कोरोना मरीज के परिजनों से अधिक वसूलने का आरोप लगा है। रीजेंसी हॉस्पिटल के खिलाफ स्वरूप नगर में एफआईआर दर्ज की गई है। रीजेंसी के एमडी डॉक्टर अभिषेक कपूर पर मामला दर्ज किया गया है। रीजेंसी के 5 डॉक्टरों समेत आईसीयू स्टाफ के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। केएमसी हॉस्पिटल के खिलाफ नजीराबाद थाने में मामला दर्ज किया गया है। केएमसी हॉस्पिटल के एमडी डॉक्टर सौरभ चावला पर एफआईआर दर्ज की गई है। केएमसी के डॉक्टर संदीप पांडे के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। तो 2 बड़े हॉस्पिटल के जो प्रबंधन है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। कोरोना मरीज के परिजनों से अधिक वसूलने का आरोप है। रीजेंसी हॉस्पिटल के खिलाफ स्वरूप नगर में एफआईआर दर्ज की गई है। तो रीजेंसी के एमडी 2 बड़े हॉस्पिटल के प्रबंधन पर एफआईआर दर्ज की गई है। कोरोना के समय मरीजों से ज्यादा वसूलने का इन पर आरोप है। तो 2 बड़े अस्पताल ऐसे हैं कानपुर में जो कोरोना के समय, इस महामारी के समय जब बहुत ज्यादा परेशानी थी, तो उस वक्त ये अस्पताल ज्यादा वसूल रहे थे मरीजों के परिजनों से। रामजी शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामजी, कानपुर के 2 अस्पताल ऐसे हैं जिन्होंने महामारी के दौरान जो मरीज परेशान होकर एडमिट हो रहे थे अस्पताल में,
उनसे बहुत ज्यादा वसूले हैं। क्या जानकारी मिल रही है, क्या एक्शन लिया जा रहा है? दौर पे बुरा दौर था, जिस दौर पर पूरा देश ही जूझ रहा था। ऐसे में जो मरीज थे उनको इलाज की सख्त जरूरत थी और उनके लिए लगातार जिला प्रशासन और शासन स्तर पर लगातार इलाज करने की बेहतर सुविधा, साथ ही कम पैसों में इलाज की बात की जाती थी। लेकिन कानपुर के दो ऐसे हॉस्पिटल थे, रीजेंसी हॉस्पिटल और कानपुर मेडिकल सेंटर हॉस्पिटल, जो कि कानपुर के सबसे अच्छे हॉस्पिटल में इनकी गिनती होती है। लेकिन इन दोनों ही हॉस्पिटलों में मरीजों को भर्ती करते हैं उनसे अधिक वसूली की जा रही थी। पूरे मामले में दो पेशेंट ऐसे थे, डीएमसी हॉस्पिटल में सतीश चंद्र थे और दूसरा एक उर्मिला देवी थी जो कानपुर मेडिकल सेंटर में भर्ती हुई थी। यहाँ पर दोनों ही मरीजों की इलाज के दौरान मौत होती है। लेकिन कोरोना टाइम पर जब इनको भर्ती कराया गया तो अब इनकी रिपोर्ट भी निगेटिव आई थी, लेकिन फिर भी इनको आईसीयू में रखकर लाखों रुपए वसूली की गई, 11 लाख रुपए। जबकि मेडिकेम जो सतीश चंद्र को डीएमसी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया तो वहां पर 11 लाख रुपए वसूली की गई थी। लगातार कंप्लेंट करने के बाद भी इनकी सुनवाई नहीं हुई, उसमें प्रशासन स्तर पर भी इनकी सुनवाई नहीं हो पाएगी। इस पूरे मामले को लेकर दोनों ही मरीजों के बाद कोर्ट जाते हैं, कोर्ट में अपनी बात को रखते हैं, कोर्ट में उसकी बात को समझी और अधिक वसूली को लेकर दोनों ही हॉस्पिटल के प्रबंधक और उनके उन डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और कई गंभीर धाराओं में मुकदमा वसूली पर गैर इजाजत हत्या, इसके साथ ही गाली गलौज और महामारी एक्ट के तहत इन पर मुकदमे दर्ज किए गए। आज पूरे मामले जब स्वरूप नगर इंस्पेक्टर और नजीरा इंस्पेक्टर की बात की, उनका मामला दर्ज कर दिया गया है और इस पूरे मामले की जांच पकड़े शुरू कर दी गई। इस साक्ष्य के आधार पर दोनों ही हॉस्पिटल प्रबंधकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी राम जी, लेकिन इस पूरे मामले का खुलासा हुआ कैसे कि अस्पताल इस तरीके से वसूल रहे हैं और फिर वो भी उस समय जब पूरी दुनिया परेशान थी एक तरीके से महामारी को लेकर? मैं बताऊँ कि जो रीजेंसी हॉस्पिटल जो सतीश चंद जो भर्ती थे, उनका बेटे रोहन था, उसने इस पूरे मामले प्रशासन को शिकायत दर्ज की थी। उसने आशंका जताई थी कि जो पिताजी हैं उनकी मौत पहले हो चुकी है, लेकिन पैसे ऐसने के लिए उनके पिता को आईसीयू में लगातार 7 दिन के लिए रखे रहे, जिससे कि उनको लाखों रुपए वसूली हुई थी। इस अंदेशा पर जब उन्होंने जिला प्रशासन शिकायत की तो मामले की जांच हुई, लेकिन मामले को लिपापोती कर दी गई। लेकिन उसके साक्ष्य से उस साक्ष्य के आधार पर कोर्ट गए और कोर्ट ने उस बात को माना कि जो रोहन है वो सच बोल रहा है। उसके पिता को मौत के बाद 7 दिन तक आईसीयू में रखा गया था। इस आधार पर उनको मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। इसके साथ ही जो कानपुर मेडिकल सेंटर में जो उर्मिला देवी है कराया गया था। ठीक है राम जी, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो यही आपको बता दें, बड़ी खबर इस बीच वाराणसी में 31 अक्टूबर तक धारा 144 लागू कर दी गई है। संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र में धारा 144 लागू है। आगामी त्योहारों और परीक्षाओं को लेकर फैसला लिया गया है। डीएम कौशल राज शर्मा ने कड़े किए निर्देश। किराएदार रखने से पहले थाने पर सूचना जरूर दें। कोई भी सार्वजनिक स्थान पर हथियार लेकर न जाए। बिना अनुमति के किसी प्रकार का धरना जुलूस ना हो। गाड़ी पर काली फिल्म, लाल बत्ती, हूटर का प्रयोग प्रतिबंधित है। तो 31 अक्टूबर के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है वाराणसी में। गाड़ी पर काली फिल्म और लाल बत्ती, हूटर का प्रयोग प्रतिबंधित है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का प्रयागराज दौरा आज है। राष्ट्रपति के दौरे की तैयारियां पूरी कर ली गई है। आज सुबह 10:30 बजे बमरौली एयरपोर्ट पहुंचेंगे रामनाथ कोविंद। हाईकोर्ट के 3 कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। मल्टी लेवल पार्किंग, एडवोकेट चैम्बर का शिलान्यास करेंगे। लाइब्रेरी और ऑडिटोरियम की आधारशिला भी रखेंगे। हाईकोर्ट बार के लाइब्रेरी हॉल जाएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। कानून मंत्री किरण रिजिजू भी राष्ट्रपति के साथ मौजूद रहेंगे और आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। तो राष्ट्रपति कोविंद का प्रयागराज दौरा है आज। अधिवक्ता एबी सरन के तैर चित्र का भी वो लोकार्पण करेंगे आनंदीबेन पटेल और साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज प्रयागराज के दौरे पर आएंगे। इसे लेकर प्रयागराज में क्या तैयारियां हैं, इस पर एडीजी जोन प्रेम प्रकाश से खास बातचीत की हमारे संवाददाता आलोक मालवीय ने। देखिए, राष्ट्रपति की तैयारी के लिए पूरे शहर को सजाया गया है और चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है। एडीजी जोन सुरक्षा व्यवस्था की कमान खुद संभाल रहे हैं, वो हमारे साथ हैं। प्रेम प्रकाश जी से जानकारी लेते हैं कि किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था की गई है। आज माननीय राष्ट्रपति जी के लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा दी गई है।
और इसमें हमारे सभी जवान जो आर्म पुलिस फोर्सेस के हैं, सिविल पुलिस के, उनको लगाया गया है। इसमें प्रशासनिक अधिकारी व पुलिस अधिकारियों की यहाँ पर ड्यूटी है। सर्किट हाउस पर यहाँ पर आगमन होगा, लेकिन उससे पहले सर्वप्रथम आगमन आज एयरपोर्ट पर होगा और उसके बाद फिर वहाँ से हेलीकॉप्टर से पोलो ग्राउंड के लिए फिर यहाँ सर्किट हाउस पर आएंगे। और सर्किट हाउस से आगे के कार्यक्रम है, जहाँ से उनको जाना है फिर हाई कोर्ट में मुख्य कार्यक्रम है और उसके बाद एक कार्यक्रम और यहाँ पर लोकल लगा हुआ है। इस तरीके से हमारे लगभग 3000 पुलिस के जवान, 6 जो कंपनीज़ हैं हमारी PAC की लगी हैं और 4 पैरामिलिट्री फोर्सेस की लगी हैं। तो इस प्रकार सब मिलाकर लगभग 4000 का फोर्स यहाँ पर है और उसके साथ ही प्रशासनिक अधिकारी, मजिस्ट्रेट्स की भी ड्यूटी लगी है। सर, संगम भी वो जा सकते हैं क्या? स्नान करने की भी संभावना है क्या? इसमें अभी कंटीजेंसी प्लान में रखा है, लेकिन अभी मिनट टू मिनट प्रोग्राम में कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है। तो त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर चाक चौबंद की गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट और पोलो ग्राउंड, इसके साथ ही जो सर्किट हाउस है, इसमें व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई हैं। चाक चौबंद व्यवस्थाओं के साथ ADG जोन खुद सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभाल रहे हैं। वह 2 दिन से लगातार जगह जगह जाकर सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी ले रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर रहे हैं। आलोक मालवी, न्यूज़ 1 इंडिया, सर्किट हाउस, प्रयागराज। तो जिले में अन्य तैयारी और सुरक्षा व्यवस्था पर देखिए हमारे संवाददाता आलोक मालवी की रिपोर्ट। मुहिम का प्रयागराज का दौरा आज है और इस दौरे को लेकर विशेष तैयारियां की गई हैं। आप देख सकते हैं ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का मुख्य गेट है, गेट नंबर 3, और इसी गेट से महामहिम हाईकोर्ट के अंदर प्रवेश करेंगे। यहाँ पर सुरक्षा की त्रिस्तरीय व्यवस्थाएं की गई हैं। जल, थल, वायु सेना की पूरी सुरक्षा की टीम यहाँ पर लगी हुई है, इंटेलिजेंस एजेंसियाँ लगी हुई हैं। इसके साथ ही शहर के कमिश्नर और IG, ADG, SSP सभी यहाँ पर लगे हैं। यह मुख्य गेट है और मुख्य गेट से ही उनका प्रवेश होगा। यहाँ से लगभग 200 मीटर की दूरी पर उनके लिए चॉपर के लिए पोलो ग्राउंड पर हेलीपैड बनाया गया है। वह यहाँ पर आएंगे और आने के साथ ही वह बमरौली हवाई अड्डे पर उनका विशेष विमान उतरेगा। उसके बाद यहाँ पर वो विशेष सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही यहाँ पर पोलो ग्राउंड पर आएंगे और पोलो ग्राउंड से सीधे इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर प्रवेश करेंगे, जहाँ पर उनका कार्यक्रम होगा। जो कार्यक्रम है वो विशेष रूप से पार्किंग, इसके अलावा अधिवक्ता चैम्बर के साथ साथ यहाँ पर वो राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना भी करने की आधारशिला रखेंगे। कुल मिलाकर जो उनका कार्यक्रम है वो काफ़ी संक्षिप्त है। संगम नगरी प्रयागराज में वह 6 घंटे तक प्रवास करेंगे। इस दौरान पूरे इलाके को ड्रोन कैमरा और पतंगबाजी से पूरा मुक्त रखा गया है कि इस इलाके में ड्रोन कैमरे का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही संगम नगरी में उनके स्वागत के लिए होर्डिंग्स लगाए गए हैं। भारत के माननीय राष्ट्रपति के प्रयागराज आगमन पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। यह सूचना विभाग के द्वारा लगाया गया है। योगी आदित्यनाथ और आनंदीबेन पटेल दोनों का नाम इसमें अंकित है और शहर भर में 1200 के लगभग होर्डिंग्स लगाई गई हैं। इसके साथ ही उनकी सुरक्षा की व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में ही उनका मुख्य प्रोग्राम होगा और यहाँ से वह सीधे सर्किट हाउस जाएंगे। वह संगम भी जा सकते हैं, इसके लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। VIP घाट बनाया गया है। इसके अलावा अक्षय वट का भी वह दर्शन कर सकते हैं, तो वहां की व्यवस्थाएं भी चाक चौबंद की गई हैं। इसके अलावा जो पूरा इलाका है उसे पूरी तरह से सीज कर दिया गया है। किसी भी वाहनों की एंट्री यहाँ पर नहीं होगी। सभी से अनुरोध किया गया है कि अगर आवश्यक कार्य न हो तो वह सिविल लाइंस इलाके में ना आए। आलोक मालवी, न्यूज़ 1 इंडिया, इलाहाबाद हाईकोर्ट, प्रयागराज। खबर कानपुर से, जहां कमिश्नरेट के साथ आपको बता दें कि साउथ जोन में नहीं थम रहा अपराध। 3 दिन से लापता युवक का उन्नाव में शव मिला। केमिकल ड्रम के अंदर नहर में मिला युवक का शव। हत्यारों ने केमिकल ड्रम में सील करके शव को फेंका। नौबस्ता थाने में दर्ज थी युवक के गुमशुदगी की रिपोर्ट। नौबस्ता के मछरिया का रहने वाला था मृतक युवक, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि युवक की जो लाश है, जो शव है युवक का, वो कैसे यहाँ तक पहुँचा। कमिश्नरेट के साउथ जोन में अपराध नहीं थम रहा है। तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। 3 दिन से लापता युवक का उन्नाव में शव मिला है। सूरज पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज, पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताएं।
जी, आपको बता दें कि पूरा मामला कानपुर के नौबस्ता थाना क्षेत्र के संजय गांधी नगर इलाके का है, जहां विशाल अग्रवाल नाम के एक प्राइवेट बैंक कर्मी है। वो बीते 5 सितंबर को अपने घर से बैंक के लिए निकले थे और शाम को अपनी तबीयत खराब होने का बात करते हुए परिवार को दवा लेने के लिए बोलते हुए घर से निकले। उसके बाद जब वो देर रात तक घर नहीं लौटे तो परिजनों ने उनको ढूंढना शुरू कर दिया, मगर 24 घंटे बीत जाने के बाद भी जब उनका कोई अता पता नहीं चला तो जिसके बाद नौबस्ता थाने में उनकी गुमशुदगी दर्ज कराई गई। बीते दिन की बात करें तो कानपुर के रहने वाले उन्नाव के बूंदी थाना क्षेत्र इलाके में एक नहर के किनारे एक केमिकल से भरा हुआ ड्रम था, जिसके बाद इलाके के लोगों ने सूचना दी। मौके पर पहुंची उन्नाव थाना पुलिस ने इस पूरे मामले में ड्रम को बाहर निकलवाया नहर से, और उसके बाद जब देखा गया तो उसमें विशाल का शव पड़ा हुआ था, जिसके बाद उनके परिजनों को सूचना दी गई। वहीं मौके पर पहुंचे परिजनों ने इस पूरे मामले पर अपहरण कर हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस से पूरे मामले की जांच करने की बात की है। जी, बहुत शुक्रिया सूरज इस तमाम जानकारी के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।